ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। अब हमें डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी बता रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन लगवाते समय हृदय रोगी किन किन खास बातों का ध्यान रखें। तो वैक्सीन को लेकर भी लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं और लोगों में भ्रम तो नहीं कहेंगे, लोगों में जागरूकता की कमी है। तो वो बहुत सारे लोग जो हृदय रोगी हैं या बीपी के पेशेंट हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे पास डेली के कई फोन आते हैं। जब वैक्सीनेशन चालू हुआ था उस समय भी, जब बुजुर्गों के लिए चालू हुआ था उस समय काफी फोन आया कि साहब मेरे को इतना एक एंजियोप्लास्टी हुई है, मैं 2 खून पतला करने की दवाएं ले रहा हूँ, मैं ले सकता हूँ कि नहीं। कई कंपनियों ने ऐसा कहा कि नहीं आप मत लो। लेकिन मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, बाईपास जिनका हो चुका है, जिनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उन सभी को वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसके किसी तरह के कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। ये आपके लिए एक एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, आपको एक प्रतिरक्षा देगी वायरस के खिलाफ, और ये आपके लिए अच्छी बात है। अब बात आती है कि कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ सेलेक्टिव पेशेंट्स हैं हार्ट डिजीज के, जैसे कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज के। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर की हम सर्जरी होने के बाद या फिर उनका खून गाढ़ा होता है, इसलिए हम कुछ एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। एंटीकोगुलेंट वो दवाई कहलाती है जो कि खून को पतला करने में, पतला रखने में मददगार होती है। ऐसे पेशेंट्सों में एक जांच कहलाती है, वो कहलाती है पीटीआईएनआर की जांच कहलाती है। वो आईएनआर की जो वैल्यू होती है वो 2.5 से 3.5 के बीच में मेंटेन रखी जाती है, या 2 से 3 के बीच में मेंटेन रखी जाती है। ऐसे पेशेंट्स में जरूर मैं एक बात उनको सलाह देना चाहूंगा कि वो वैक्सीन लगाने से पहले अपने आईएनआर की जांच करवा ले। अगर वो 3, 3.5 या इससे ऊपर है तो वो थोड़ा दिन वेट कर ले, और जब वो अगर 3 से नीचे है या 2.5 के आसपास है तो वो वैक्सीन लगवा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 2.5 या 3.5, 3 से ऊपर होगा तो वो वहां पे जहां पे वैक्सीन लगेगी उस जगह पर हेमेटोमा बनने के चांस कुछ ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए उस चीज के लिए हम ये सलाह देते हैं कि वो जांच करा के अपने डॉक्टर से परामर्श लेके और फिर उस वैक्सीन को लगवाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि वैक्सीन के कारण वो वाल में कोई परेशानी आ जाएगी या कोई और हार्ट में परेशानी, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरा भ्रम है, भ्रांति और कुछ भी नहीं। जी 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 सर, जैसे आपने बताया कि हीमोटोमा, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि हीमोटोमा और जो आईएनआर की रिपोर्ट है, तो आईएनआर भी थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि दोनों क्योंकि एक जी आईएनआर क्या होता है साहब? जैसे पीटी आईएनआर होता है, पीटी यानी प्रोथुम्बिन टाइम कहलाता है, और आईएनआर होता है एक इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। एक ये बनाया हुआ है जिसके कुछ मानक होते हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड्स होता है। तो हमें हमारा खून जब, जैसे एक आर्टिफिशियल वाल, जो नॉर्मल वाल जब खराब हो जाता है तो उसकी जगह एक आर्टिफिशियल वाल लगाया जाता है। वो आर्टिफिशियल वाल है, वो नॉर्मल ढंग से अपना काम करता रहे, इसके लिए खून का पतला होना जरूरी है। अगर खून गाढ़ा होगा तो वो हो सकता है कि वाल में जमा हो जाए और वो वाल का फंक्शन बंद हो जाए। तो उस खून को पतला रखने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जिन्हें आईएनआर कहलाता है। वो कहलाता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। तो ये आईएनआर की वैल्यूज होती हैं जो कि अगर 2.5 से 3.5 या यानी 3 के आसपास अगर मेंटेन रहती है तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति का खून है वो पतला है, और इस तरह के खून के थक्का जमने की या वाल्व के डिसफंक्शन होने की रेट न के बराबर रहेगी। तो और अगर ये ज्यादा रहता है, 3, 3.5, 4 और आगे निकल गया, तो उनके खून होने की, शरीर के जो नेचुरल ओरिफिस हैं, जैसे कि नाक से हुआ, आंख से हुआ, कान से हुआ, मूत्र मार्ग से हुआ, उनसे खून आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर वो आईएनआर की रेशियो ज्यादा है तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम जैसे स्किन प्रिक करेंगे या वैक्सीन की नीडल लगाएंगे, हालांकि वो बहुत छोटी नीडल है, लेकिन फिर भी वहां पर उस जगह पे खून का थक्का जमने की एक आशंका रहती है, जैसे कि हेमेटोमा के। तो इसके लिए हम ये सलाह देते हैं कि पहले वो आईएनआर की जांच करें, अपने कार्डियोलॉजी से संपर्क करें कि मैं यहाँ लगवा सकता हूँ कि नहीं, या नहीं लगवा सकता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा से आपने समझाया। हो सकता मैं पूरी भरोसे के साथ कर सकता हूँ कि हमारे दर्शकों को बिल्कुल समझ में आएगा। सर, एक और जो दर्शकों के मन में और जो हम लोगों से बात करते हैं उनके मन में भी सलाह रहती है कि एक रिपोर्ट आई थी कि कोविशील्ड जो जहाँ की ब्रिटेन में लगाया गया तो कुछ क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिली। तो अब हर आदमी, आप भी, आपके पास भी समस्या आती होगी, लोग लेके आते होंगे कि अब अपने पास देश में 2 तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो अब उनका ये सवाल रहता है कि हम कोविशील्ड लगाएं जो हार्ट के पेशेंट है, या कोवैक्सीन लगाएं। जी ये भी सही, एक अच्छा सवाल है। कारण ये, आप ये देखिएगा कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो कम से कम लगभग 50 से अधिक देशों में लगाई जा रही है। WHO से उसका ऑथराइज्ड है वो। और जैसे इन्होंने एस्ट्राजेनिका ने जो बनाई है
वो ब्रिटेन से कई ब्रिटेन, कनाडा, कई देशों में लगाई जा चुकी है। तो अभी यहाँ पर ये देखने के लिए मिला है कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की बनाई हुई है और भारत में निर्मित है, दोनों ही वैक्सीन अच्छी है, दोनों ही प्रभावी हैं, जैसा कि हमने बताया। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ देशों से ऐसी न्यूज आई है कि कुछ क्लॉटिंग की समस्या रहती है कोविशील्ड से। उसका रीजन ये है, क्योंकि कोविशील्ड की डोजेज अगर हम देखें कोवैक्सीन की तुलना में तो बहुत ज्यादा लगी है। तो अभी इन दोनों की तुलना आपस में करना थोड़ा सा गलत होगा। क्योंकि जब दोनों की डोजें इक्वल लगेंगी, क्योंकि जितना जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ेंगे, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद अगर हम दोनों को नेक टू नेक कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं। क्योंकि कोविशील्ड की डोजेस 50 से ज्यादा देशों में लग चुकी हैं ऑलरेडी, और उसके कारण वहां पे जो केसेस आए हैं क्लॉटिंग के उससे रिलेटेड, वो जैसे इंडिया में भी आईसीएमआर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें कोविशील्ड में 0.61 पर 10,000 पेशेंट्स के अंदर क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिली है, और कोवैक्सीन में अभी वो 0 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोवैक्सीन अच्छी है और कोविशील्ड खराब है। आज ही आपने रिसेंटली अभी सुना होगा कि 98% एंटीबॉडी कोविशील्ड से बने हैं और 90% कोवैक्सीन से बने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है। इसका इशू ये है कि अभी दोनों के नंबर्स जब तक बराबर नहीं होंगे, क्योंकि कोविशील्ड का नंबर बहुत ऊपर है, कोवैक्सीन अभी नीचे है, तो हम दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा गलत होगा। और कोई भी वैक्सीन है, इवन जो पोलियो की, पल्स पोलियो की जो भी वैक्सीन है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन बने, चाहे जापानीज एन्सेफेलाइटिस की हो, पल्स पोलियो की हो, रोटा वायरस की हो, किसी की भी हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ परसेंटेज 0.5%, 2% होते ही हैं। तो लेकिन आप इसमें ये देखें, रिस्क बेनिफिट रेशियो देखें, उस 0.6 को छोड़ के अगर हम 10,000 लोगों में 0.6 को छोड़ दें तो बाकी के 9,999 लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और उससे बेनिफिशियल हो रहे हैं। और तो हमें ज्यादा इसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हुए बेनिफिट को ज्यादा देखना है। दूसरी बात, जहां तक बात है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत अच्छी प्रभावी हैं, दोनों काफी अच्छी एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई अंतर होना नहीं चाहिए। तो दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आज के एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी को धन्यवाद देते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के शो में इतना ही। कल फिर मुलाकात करें।